बढ़ते हैं आगे। दलित संगठनों के भारत बंद के बाद सवर्णों ने बंद बुलाया, जिसका असर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में देखने को मिला। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी एहतियातन कदम उठाते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। 2 अप्रैल को दलितों के भारत बंद के खिलाफ सवर्णों के भारत बंद का प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला। इस भारत बंद की किसी संगठन या नेता ने अगुवाई नहीं की, फिर भी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। राजधानी जयपुर में भी बंद का व्यापक असर दिखा। शहर के ज्यादातर बाजार पूरे दिन बंद रहे। इस दौरान पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। चौक चौराहे पर आरपीएफ, क्यूआरटी के जवान तैनात रहे। बंद का असर सवाई मानसिंह अस्पताल में भी पड़ा। हमेशा मरीजों से अटा रहने वाला धनवंतरी ओपीडी ब्लॉक खाली रहा। बंद को देखते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शांति बनाए रखने की अपील की। राजधानी के अलावा कोटा, बीकानेर, नागौर, टोंक, भरतपुर और श्रीगंगानगर में भी दुकानें बंद रही, जिसकी वजह से लोगों को जरूरत की चीजों के लिए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारां, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़ में भी दुकानों की शटर डाउन रही। वहीं अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं रखे। बाजार भी खुले रहे। लोगों की आम दिनों जैसे ही आवाजाही सड़कों पर देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत को ट्विटर पर धमकी दी गई। गहलोत को ट्विटर पर धमकी मिलने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई है। अशोक गहलोत ने कल भारत बंद के दौरान शांति की अपील करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट के जवाब में प्रभाकर पांडे नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि जो भी अशोक गहलोत के घर पर हमला करेगा उसे 10 लाख मिलेंगे, जिसके बाद गहलोत समर्थकों ने भी जवाब दिया। कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिस ट्विटर हैंडल से धमकी दी गई उसका नाम प्रभाकर पांडे मिशन 2019 मोदी अगेन है। देखिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत जी ने आज के बंद को देखते हुए ट्विटर पर शांति की अपील की थी और उस ट्वीट के तुरंत बाद एक प्रभाकर पांडे नाम के ट्विटर हैंडलर से सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए धमकी आई कि जो भी व्यक्ति अशोक गहलोत के घर पर हमला करेगा, उनके घर को जलाएगा, उसे 10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने जयपुर पुलिस कमिश्नर को मेल करके एक शिकायत की कि इस व्यक्ति के हैंडलर से ये धमकी दी गई है सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को, तो तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और इस हैंडलर की पहचान करके इस आदमी को ट्रेस किया जाए कि ये कौन है जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से सार्वजनिक रूप से धमकी दे रहा है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी लगभग 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और उस हैंडलर से लगातार ट्वीट होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है अभी तक। दिल्ली में आज करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह काल्वी ने बड़ा बयान दिया है। काल्वी ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा के लिए 23 सितंबर को करणी सेना की वर्षगांठ पर देशव्यापी आह्वान किया जाएगा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन और 2 अप्रैल को हुई घटनाओं के विरोध में भारत बंद है, न कि आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण तो है ही, शब्द जो आरक्षण है, पर आज जो बंद था किसने किया अभी तक मुझे जानकारी भी नहीं है, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके पक्ष में था और 2 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसके विरुद्ध था, न कि आरक्षण के विरुद्ध। आरक्षण के विरुद्ध मतलब अगर कोई सोचता हो आरक्षण समाप्त करने की और तैयारी है, बिल्कुल नहीं है। समाप्त नहीं हो सकता आरक्षण, पर समीक्षा के लिए हम देशव्यापी चर्चा करवाएंगे। इस तरह का कोई हिंसक काम न हो, बहुत अभूतपूर्व शांति के साथ में बहुत अनुशासित रहते हुए आरक्षण की समीक्षा के लिए एक जन सैलाब, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, करणी सेना की जो डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर के दिन हम एक देशव्यापी कॉल करने जा रहे हैं। आज भारत बंद है और पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, लेकिन अपराधी इसके बावजूद भी बेखौफ है और उन्हीं बेखौफ अपराधियों ने एक वारदात को अंजाम दे दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। SC/ST की ओर से 2 अप्रैल को भारत बंद रखा गया था,
जिसमें हुई हिंसा के विरोध में आज सर्व समाज की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया। इस पर प्रदेश की पुलिस हर शहर हर गांव में चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए हुई थी ताकि कहीं कोई हिंसा या कोई अनहोनी न हो। वैसे ही राजधानी में भी पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर थी, लेकिन इस पहरे के बावजूद भी कुछ बदमाशों ने एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। आसपास के लोगों की शव पर नजर पड़ी तो लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। डेड बॉडी महिला की है, जिसकी उम्र लगभग 25-30 प्रतीत हो रही है। महिला का प्रथम दृष्टया गला घोंट के हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। गले पर उसी की चुन्नी की एक गांठ कस के लगी हुई है, जिसको मौके पर सारे तथ्य और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका जताई है। महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है। शव के पास एक बैग भी मिला है, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक सामान और महिला के कुछ कपड़े मिले हैं। इतनी निगरानी के बाद भी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। ऐसे में ये घटना राजधानी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करती है। सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। नागौर के लाडनू में कलयुगी मां ने 6 महीने के बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। शंकर कॉलोनी में रहने वाली महिला ने अपने जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि निशा ने बच्चे की हत्या क्यों की, उसका ठोस कारण अभी सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस ने पारिवारिक कलह के चलते इस घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में आत्मदाह का प्रयास करने वाले रघुवीर शरण की दिल्ली में मौत हो गई है। इलाज के लिए परिजन उसे दिल्ली लेकर आए थे। परिजनों ने बताया कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान रघुवीर शरण परेशान थे और इसके बाद सुबह 5 बजे भारत माता का जयकारा लगाते हुए रघुवीर ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और खुद को आग लगा ली। आसपास के लोगों ने आग को बुझाया, लेकिन रघुवीर 80% झुलस चुका था, जिसके बाद इलाज के लिए परिजन उसे दिल्ली लेकर आए, जहां उनकी मौत हो गई। रघुवीर शरण आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे। उदयपुर के पिंडावाड़ा नेशनल हाईवे पर अचानक डंपर में आग लग गई। ऐसे में ड्राइवर ने डंपर को साइड में लगाया और कूद गया। डंपर में लगी आग धीरे धीरे टायर्स में भी फैली और आग तेज होती चली गई, जिस पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कितने ही खराब हों, लेकिन पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालु अब भी रिश्तों को कहीं न कहीं जोड़े हुए हैं। कोटा से एक श्रद्धालु का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। देखिए पूरी खबर। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भले ही गहरी दरार हो, लेकिन धार्मिक यात्राओं की दीवार काफी मजबूत है, जिसकी नींव का एक भी पत्थर श्रद्धालुओं ने नहीं हिलने दिया। पाकिस्तान से हर साल बड़ी संख्या में जायरीन अजमेर ज़ियारत करने आते हैं और वैसे ही कोटा में श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना हुआ। ऐसे में श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। अब जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है हम लोग जाने के लिए और बाकी यही हम लोग भी दुआ करते हैं कि दोनों देशों का मतलब संबंध जो है बहुत अच्छे बने रहे, लोग आते जाते रहे, तो आपस का प्रेम प्यार बना रहे। जो यात्रा जा रही है जत्थे के रूप में, हम लोग पाकिस्तान में विभिन्न गुरुद्वारों में जा रहे हैं बैसाखी का पर्व मनाने के लिए और मुख्य रूप से हमारी ये अरदास रहेगी उस ऊपर ईश्वर से कि हमारे दोनों देशों के जो संबंध हैं वो अच्छे बने और हम लोग सब लोग वहाँ के लोग यहाँ और यहाँ के लोग वहाँ आना जाना बरकरार रखें और आपस में प्रेम भाव दोनों देशों का बना रहे। ये श्रद्धालु कई सालों से पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी प्रयासों के बाद इनको ये सौभाग्य मिला। श्रद्धालुओं का यह जत्था 10 दिन बाद 21 अप्रैल को भारत पहुंचेगा। कई ऐसे धार्मिक स्थान पाकिस्तान में हैं जिनके प्रति हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की अगाध श्रद्धा है। वहीं भारत के अंदर भी ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं
जिसके प्रति पाकिस्तान में रहने वालों की प्रगाढ़ श्रद्धा है। ऐसी स्थिति में सरकारी स्तर पर कारगर प्रयास होने चाहिए ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो। सिख वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हर साल सिख समाज के लोग यात्रा पर जाते हैं और इस बार प्रदेश के 11 श्रद्धालुओं को ये सुनहरा अवसर मिला है। इसमें जोधपुर के 6, कोटा के 5 श्रद्धालु हैं। वहीं एक श्रद्धालु का कहना है कि दोनों देशों के रिश्ते की वजह से वीजा में काफी देरी हो जाती है। मालूम है कि संबंध हमारे इस टाइम फ्रेंडली नहीं है। अब जैसे हम कल वीजा लेने गए तो हमें सुबह 11 बजे बुला के 7 बजे तक हमें बैठाई रखा, तो यह बड़ी तकलीफ आती है। तो मेरा भारत सरकार से भी आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम इन चीज़ों को तो ना हम उनको परेशान करें ना वो हमें परेशान करें, इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। श्रद्धालुओं का कहना है कि भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में वैसे ही सम्मान मिलता है जैसे पाकिस्तान से अजमेर आने वाले ज़ायरीनों को भारत में मिलता है। भारत और पाकिस्तान के संबंध चाहे कितने ही खराब हो, लेकिन धार्मिक यात्राएं ऐसी ही चलती रहेंगी। सचिन ओझा, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा।